औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज़, स्क्रीन और क्या कैमरा आप सबको क्लियर है? जी, वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरे के बारे में मुझे बताइएगा। जी, मुझे बताइए, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको रिवाइज करना है। मुझे बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी थिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, तो पूछें। कुछ भी अगर आपको बात मुश्किल लग रही है, बात परेशान हो रही है। जी, कोई चीज, कोई बात, कोई परेशानी अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बताइए। हम उसको पहले रिजॉल्व करते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स। होपफुली आपने चैप्टर को कंप्लीट समझ लिया होगा, पढ़ लिया है। मैंने कल कल हाँ, कल या आज सुबह मैंने आपसे शेयर किया है माइंड मैप्स। चैप्टर नंबर 2 को मैंने 1 पेज पे कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर किया है। तो वो माइंड मैप्स भी क्लियर है? सर, नोट्स में एक लाइन नहीं थी। वो कौन सी लाइन नहीं थी, ये बता दो। सर जी आपने सर। कहा था सोशल, डोमेस्टिक और रिलीजियस। ये जब मैं पहले मैंने नोट्स रीड आउट किए ना सारे, फिर जब मैंने इस सॉल्व करते हुए क्वेश्चन में ये पार्ट आया तो ये नोट्स में मैंने देखा, फिर ये मैंने आई कैप वाली बुक से लाइन पढ़ी थी। ठीक है। असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नोट्स के अंदर बताना इतना जरूरी नहीं होती। तो वो मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था कि जो नॉर्मल हम वादा करते हैं ना, वो सोशल लेवल का होता है, रिलीजियस लेवल का होता है। आपको याद होगा, मैंने मस्जिद की एक आपको मिसाल दी थी, फिर वो समोसे वाली बात की थी। तो सोशल प्रॉमिस, मॉरल प्रॉमिस, रिलीजियस प्रॉमिस, इस तरीके से वादे होते हैं जो कि अगर पूरे ना भी किए जाएं तो कोई भी अदालत आपको बाउंड नहीं करती है कि आपने वो चीज एज इज पूरी भी करनी है। तो दैट वाज सफिशिएंट टू नो, और आपने वहां से रीड कर लिया है, तो थम्स अप, वेरी गुड। जी, कोई कंफ्यूजन? चैप्टर 2 क्या सारा समझ आ गया? क्या चैप्टर नंबर 2 का पोस्टर रूल भी समझ आ गया? क्या सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? आर वी ऑल वेरी वेरी श्योर ऑन दिस? जी, आर वी ऑल वेरी मच श्योर ऑन दिस? कि हमें चैप्टर 2 ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, प्रॉमिस किसे कहते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर के एसेंशियल्स, ऑफर लैप्स कब कब होती है, एक्सेप्टेंस कब कब हम वैलिड मानते हैं, फिर रेवोकेशन वाली बात, पोस्टर रूल वाली बात, सारी चीजें क्लियर है? वो 42 क्वेश्चंस की जो लिस्ट प्रोवाइड की थी, उसमें से भी कुछ कंफ्यूजन थी सर आपको। जरा वो सवाल अगर आप पूछ लें मेरे से, तो हम उनके ऊपर भी बात कर लें एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स। सर वो फिर क्लियर हो गए थे। एक शेयर्स वाला क्वेश्चन था, उस पे मैं कंफ्यूज थी कि शेयर्स के लिए प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट या इसमें क्या चीज़ थी, तो वो फिर क्लियर हो गया था। वो बेसिकली था ऑफर, और ऑफर में आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर कोई टाइम बाउंड ऑफर हो, तो जैसे ही वो टाइम खत्म होगा, ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, और उस टाइम के अंदर अंदर ही वो क्या रहती है, वो वैलिड रहती है। अगर आपको वो बात समझ आ गई है, दैट इज वेरी गुड। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि हम कोई बचकाना सवाल पूछेंगे तो सर नाराज हो जाएंगे या सर मजाक उड़ाएंगे, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। आपने जो पूछना है पूछें, खुली ऑफर है।
सर इवन अगर आप आज ये भी पूछेंगे ना कि सर ऑफर किसे कहते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। तो पूछेंगे तो मसले आपको रिजॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 वाला सिनेरियो ना क्लास में मतलब एज एन एग्जांपल डिस्कस नहीं हुआ था, मुझे वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। लैला ऑफर्ड टू मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ऑफ ₹40,000। क्वेश्चन नंबर 30 है, मारिया एक्सेप्टेड द ऑफर एंड टेंडर्ड ₹39,000 कैश डाउन, प्रॉमिसिंग टू पे 1,000 बाय इवनिंग। लेकिन 40,000 के बारे में उसने जब बात की होगी तो उसने मतलब ये मुझे मेरे लिए ये था कि शायद ये काउंटर ऑफर में चला गया, लेकिन वहां से फिर जब मैंने सॉल्यूशन देखा, दोबारा से कॉन्सेप्ट रीड आउट किए, तो फिर 80% तक ये चीज क्लियर हुई थी, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई मुझे। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के दो सवाल भी आपको मिलेंगे पास्ट पेपर्स के अंदर। इसमें दो बातें हैं। नंबर वन, जब आपने किसी को ऑफर की है कि सर लेट सपोज ये मोबाइल है और ये मोबाइल है 50,000 रुपए का, ये मोबाइल मैंने आपको बेचना है। आपने कहा सर ठीक है, लाएं ये मोबाइल मुझे दे दें, और जो 50,000 रुपये है ना, वो मैं आपको 30,000 एडवांस में दे रही हूँ, और जो बाकी 20,000 है वो मैं आपको 5,000 की 4 किस्तों में दूंगी। तो अब मुझे ये बताइए, जब मैंने आपका मोबाइल ट्रांसफर कर दिया, क्या आप पे ये लायबल है कि आप मुझे कंसिडरेशन उसी वक्त सारी की सारी पे बैक करें? क्या हमने कभी ऑफर में ये कहा था कि ये मोबाइल आप किस्तों पे ले लें? नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था? मोबाइल लें और पैसे दें। तो आपका फर्ज बनता था कि आप सारे के सारे पैसे मुझे वन गो में देते। ये तो होगी अच्छी बात, ये तो होगी अच्छी बात। दूसरी पार्टी उसमें अपनी तरफ से उसने कुछ चीजें बीच में ऐड कर दी हैं कि पहले तुम कैश पकड़ लो, और उसके बाद तुम मेरे से उधार कर लो, और बाकी मैं तुम्हें किस्तों में पैसे पे बैक कर दूंगी। तो दिस एक्चुअली इज अ काउंटर ऑफर। दिस एक्चुअली इज अ काउंटर ऑफर, और ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं, उसको कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कि ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें दूसरी पार्टी ने अपनी कोई कंडीशन ऐड कर दी हो। एक्सेप्ट कर लिया है, मोबाइल जी लेने की ऑफर मान ली है, मगर उसने बीच में कुछ अपनी पसंद की चीजें ऐड कर दी, जिस तरह पेमेंट क्रेडिट टर्म्स के साथ। तो ये तो शुरू में बात थी ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, एंड दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब इसमें आगे दो बातें हैं। अगर तो मैं खामोश हो जाऊं, इफ आई डोंट इंसिस्ट, इफ आई नॉट इंसिस्ट कि जैसे मैंने कहा था वैसे करो, तो आपको याद होगा ये क्या कहलाएगी? डीम्ड एक्सेप्टेंस। और अगर मैं आपको इंसिस्ट करूं कि नहीं, जो कमिटमेंट हुई थी उसी के मुताबिक चला जाए, पैसे सारे के सारे दिए जाएं, अगर मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, इट मींस कि मैंने आपकी ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं मानी, एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, बीच में काउंटर ऑफर कर दिया। और अगर मैं इस काउंटर ऑफर को खामोशी से मान लूं, तो ये क्या कहलाएगी? डीम्ड एक्सेप्टेंस। और अगर मैं ना मानूं, तो मेरे लिए किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। एम आई क्लियर ऑन दिस नाउ? जी सर, मैंने सबसे पहले इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, वहां पे फिर मैं कंफ्यूज हुई थी। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बात की है। एक्सेप्टेंस बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी पार्टी अपने पसंद से कोई कंडीशन डाल रही है, इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर होने से ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाती है। क्लियर और सर। इस तरह की एक्सेप्टेंस क्या होती है? इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यानी कि ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें दूसरी पार्टी ने, ऑफरी ने, अपनी पसंद से कुछ चीजें, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, जो कि ऑफरर की तरफ से नहीं थे। अब ये ऑफरर के ऊपर है
कि क्या वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को मानता है या नहीं मानता। अगर तो वो मान लिया तो अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर वो नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, उसकी चॉइस है, उसकी हक पे है। नहीं मानता तो किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काउंटर ऑफर हो चुकी है। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जब आपने वो वाली एग्जांपल दी थी लिबर्टी और रिक्शा वाली, तो उसमें जब काउंटर ऑफर करते हैं रिक्शे वाले तो क्या वो भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, उसने कहा 700 रुपया, उसने कहा 700। अब अगर तो मैं 700 सुन के खामोशी से उस रिक्शे में बैठ जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं खामोश रहा, मैं साइलेंट था और मैंने डीम्ड एक्सेप्टेंस दे दी उस रिक्शे में बैठ, और वो रिक्शा वाला मुझे लेके चल पड़ा। ठीक। और अगर मैं उस 700 पे एग्री नहीं होता, मैं कहता नहीं यार 700 ज्यादा, 600 कर लो, तो अब अगेन उसके काउंटर ऑफर पे मैंने मजीद अपने काउंटर ऑफर दे। और अगर मैं रिक्शे पे बैठ जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैंने डीम्ड एक्सेप्टेंस दे दी। रिक्शे वाला मान गया था, रिक्शे वाला मान गया था, मगर पैसे बढ़ा रहा था। तो ये उसकी तरफ से कौन सी वाली एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। डन। याद रखिएगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट इक्वल टू वैलिड एक्सेप्टेंस। दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इट इज जस्ट कि दूसरी पार्टी तैयार है, मगर वैसे नहीं जिस तरह हम चाहते हैं। उर्दू में लिख लें कि दूसरी पार्टी तैयार तो है, मगर वैसे नहीं जैसे हम चाहते हैं। क्लियर? जी, क्लियर होगी बात? कोई सवाल? अच्छी बात है, आप जी लोग सर। सवाल अच्छी बात है, आप लोग सवाल लेकर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स इसी तरीके से रिफाइन भी होते हैं, रिवाइज भी होते हैं, और आप तक बात प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी होती है। इट इज वेरी गुड। पूछें कोई सवाल। पास्ट पेपर्स को स्टार्ट करने से पहले लेकर आए सवाल, पूछे सवाल। जी। अलीम, असद, ईमान, अली हमजा, मिशाल, सहर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पूछें कोई सवाल। एनी क्वेश्चन गाइस? सर अभी तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बेहतरीन हो गया। किसी और का कोई और सवाल? मौका है, दस्तूर भी है, पूछ लें, फिर ना कहेगा सर खबर नहीं हुई थी। ठीक है जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी रिगार्डिंग द पास्ट पेपर्स। वो क्या बात थी, अगर आपको कुछ याद हो? मैंने कुछ अटेम्प्ट्स की, कुछ क्वेश्चंस की आपसे बात शेयर की थी बिल्कुल शुरू में, कि हम क्या करेंगे, अप्रोच क्या होगी। कुछ कुछ बात याद है? जी, कोई कुछ कुछ बात अगर जहन में आ रही हो। फिर कोई किसी तरह का कोई सवाल? जी, मैंने आपसे कहा था कि हम एक अटेम्प्ट को, सॉरी, एक पूरे साल को स्किप कर देंगे। 2023 के जो दोनों अटेम्प्ट्स हैं, स्प्रिंग बी और ऑटम बी, उसको हम कब करेंगे? फुल फ्लैज पेपर बना के डिस्कस करेंगे। और हम कब तक के सवाल कर रहे होंगे? ऑटम 2000। ऑटम 2000 कब तक के सवाल करेंगे? हम कब तक के सवाल कर रहे होंगे ऑटम 2000? बताएं बताएं। बताएं। हम कब तक के सवाल करेंगे ऑटम 2022 तक के सवाल करेंगे क्लास के अंदर। 2023 की दोनों अटेम्प्ट्स हम होल्ड पे करेंगे। और जैसे ही हमारा एरिया कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर हम उसको फुल फ्लैश पेपर बना के सॉल्व कर रहे होंगे। हम उसको फुल फ्लैश पेपर बना के सॉल्व कर रहे होंगे। दो दो दो, एक और। हम उसको फुल फ्लैश पेपर बना के सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, फिर शुरू कहाँ से करेंगे? किस अटेम्प्ट से स्टार्ट करेंगे?
ऑटम 2009 से हम लोग इन सवालों को लेके चलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट में ही सवाल हो, शायद पहला सवाल आया हो ऑटम 2011 में और उसके बाद सवाल आया हो स्प्रिंग 15 में। तो जरूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट में हर सवाल ही आया होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? ऑटम 2009। सेंटर पॉइंट क्या है? ऑटम 2022। और एंडिंग पॉइंट क्या है? ऑटम 2023। ये बात समझ आ गई है जी? क्या ये बातें क्लियर है? पास्ट पेपर्स को स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए कि आर दीज ऑल थिंग्स क्लियर? ठीक है। अब एक काम करें, जल्दी से, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली 5 मिनट लें। मैं वीडियो होल्ड कर देता हूँ, पॉज कर रहा हूँ, 5 मिनट लें और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके जल्दी से पढ़ लें, फिर हम इसको ऑफिशियली स्टार्ट करें। ताकि ये ना हो कि मैं बस आपको बता रहा हूँ और आप बस सुन रहे हो, मैंने आपको बीच में इन्वॉल्व करना है। तो 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से स्किम कर लें सारी चीजें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तैयार हो गए हैं? ऑल सेट, ऑलरेडी? स्टार्ट करें जी, शुरू करें। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स, लेट्स स्टार्ट। सर, आई कैप में ना 3 तरह के सवाल आते हैं। मैं आपको आपसे पहले डिस्कस कर लूं कि सवालात की नेचर क्या होती है आई कैप। ये डिस्कस करना जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने सॉल्व कैसे करने हैं सवाल। सर, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 1, टाइप 1 is straightforward questions. Straightforward यानी कि इन सवालों में क्या होता है, आपसे टू द पॉइंट चीज पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन एक्सेप्टेंस। डिफाइन एक्सेप्टेंस। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है, आपसे बस डेफिनेशन उसने पूछ ली है। जब आपसे कहता है कि एनलिस्ट कर दें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अब ये बिल्कुल सीधा सवाल है, इसमें भी किसी भी तरह का कोई इबहम, कोई कंफ्यूजन एग्जिस्ट नहीं करती है, बिल्कुल टू द पॉइंट, स्ट्रेट सवाल। ये है टाइप 1। ये है टाइप 1, सीधे सवाल, ना कोई लॉजिक पूछी, ना कोई लॉजिक आपने बता दी। फिर सेकंड कैटेगरी इज टाइप 2। इसको हम कहते हैं सीम्स लॉजिकल सवाल। सीम्स लॉजिकल सवाल क्या मतलब? दिखते हैं दिखते हैं कि ये सवाल लॉजिकल है, नजर लॉजिकल आते हैं, नजर लॉजिकल आते हैं, मगर रिक्वायरमेंट में क्रैमिंग पूछी होती है। नजर लॉजिकल आते हैं, मगर असल में ये सवाल कौन से होते हैं? सीधे सवाल। ऊपर आपको एक सिनेरियो बना के देगा और नीचे जो रिक्वायरमेंट पूछेगा ना, वो पूछेगा जनाब ऊपर की सिनेरियो को देखते हुए बताएं कि कब कब ऑफर वैलिड मानी जाएगी। तो टेक्निकली पूछ क्या रहा है? ऑफर के एसेंशियल्स। पूछ क्या रहा है? ऑफर के एसेंशियल्स। तो इसे हम कहते हैं सीम्स लॉजिकल सवाल। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सीम्स लॉजिकल सवाल, जिसमें उसने क्या पूछा है? रट्टा ही पूछा है, मगर ऊपर सिनेरियो बिल्ड कर दिया है ताकि बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो। इसमें
चूंकि क्रैमिंग पूछी होती है तो सिनेरियो के साथ बस उसको लिंक करना होता है, नामों को लिंक कर दें, जो बातें ऊपर बताई हुई हैं उनको लिख दें, तो आपका काम चल जाता है रट्टे के साथ। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो तीसरी तरह का सवाल है यहाँ पे, वो है टाइप 3। वो है टाइप 3, इसको हम कहते हैं लॉजिकल सवाल। लॉजिकल, प्योर लॉजिकल, प्योर लॉजिकल सवाल। इन सवालों में क्या होता है, इन सवालों में आपको सिनेरियो दिया जाता है, आपको सिनेरियो दिया जाता है और रिक्वायरमेंट ये कहती है कि सिनेरियो के मुताबिक बनाएं या बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। सिनेरियो के मुताबिक बताएं कि दूसरी पार्टी के राइट्स क्या होंगे। ऊपर वाले सवाल को देखते हुए बताएं कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है। तो ये लॉजिकल है, जिसमें आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है सिनेरियो के अंदर और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना होता है, आपने सोचना होता है। सीम्स लॉजिकल में सोचना कम पड़ता है, बस ये पता होना चाहिए कि आया कहाँ से है, रिक्वायरमेंट में क्या और मुझे लिखना क्या है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट, रट्टे वाले सीधे सवाल, जिसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन एग्जिस्ट नहीं है। नॉर्मली जो क्रैमिंग के सवाल होते हैं ना, वो 2 नंबर से लेके और 5-6 नंबर तक आईक्यू टेस्ट करना होता है, कभी कभी 7 का भी कर लेते हैं। सीम्स लॉजिकल नॉर्मली वो 4 नंबर तक टेस्ट करता है और लॉजिकल सवाल वो 7 नंबर तक, 8 नंबर तक भी जा सकता है। क्या ये सवाल के तीनों टाइप्स, तीनों कैटेगरीज क्लियर है कि टाइप 1 सवाल क्या है, टाइप 2 सवाल क्या है और टाइप 3 सवाल क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरफ, सीम्स लॉजिकल एक तरफ और लॉजिकल सवाल एक तरफ। क्या ये तीनों बातें क्लियर है जी? क्या तीनों बातें हमें समझ आती हैं? ये बहुत जरूरी है, ताकि जब हम लोग सवाल शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसका आंसर लिखना कैसे है, मुझे इसका आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं आंसर की ड्राफ्टिंग की। तो सर सीम्स लॉजिकल हो या लॉजिकल सवाल हो, ड्राफ्ट करने का मेथड आपने एक ही रखना है, ताकि आप हर दफा कंफ्यूजन से बच सकें। करना क्या है, सवाल 3 नंबर का हो, सवाल 4 नंबर का हो, सवाल 5 नंबर का हो, सवाल 10 नंबर का क्यों ना हो, आपने एक सिंगल अप्रोच पर चलना है। इसमें आपने 3 डिफरेंट हेडिंग्स बना लेनी है। नंबर 1, रेलिवेंट प्रोविजन। नंबर 1, रेलिवेंट प्रोविजन। जिस प्रोविजन को आई कैब में टेस्ट किया, सबसे पहले वो प्रोविजन लिखते हैं। अगर एक सिनेरियो आया जो कि इनविटेशन टू ऑफर का है, तो सबसे पहले आप बताएं कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होती है और क्या ये ऑफर होती है या नहीं होती है। ये प्रोविजन जो किताब में लिखी हुई है वो आपने उठा के प्रोविजन की हेडिंग डाल के लिख दी। स्टेप 2, स्टेप 2 इसके आपने एक्सप्लेनेशन दी ऑफ सिनेरियो। यहाँ पे आपने बताया कि सिनेरियो में क्या हो रहा है, कितनी तरह की पार्टीज हैं, कौन क्या बात कर रहा है। जो केस स्टडी दी हुई है उसको आसान करके उस प्रोविजन के साथ लिंक करके आपने बता देना। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कंक्लूजन। इज कंक्लूजन। इसमें आपने बताना है कि आपके मुताबिक क्या चीज कैसे है। ऊपर वाली प्रोविजन को देखते हुए, सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए, फिर आपने बताना है कि कौन सी चीज किस तरीके से आनी चाहिए, किसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या ब्रीच हो रही है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो रहा नहीं हो रहा, आपकी नजर में ये चीज किस तरह से हो। तो कोई भी सवाल हो, आपने उसको 3 हिस्सों में तोड़ देना है। प्रोविजन बतानी है, सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है और अपना एंड के ऊपर कंक्लूजन लाजमी देना है। मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं वो इस पार्ट के होते हैं। आईकैब इस चीज को तलाश करता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, बच्चे ने क्या चीज कंक्लूड की है। रट्टा सारे मार के आए होते हैं, इस तरह के सवालों का पता सबको होता है, सब याद करके आए होते हैं, सब ने लिखना है। मगर आप किस तरीके से खुद को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस तरीके से। स्टेप 1, write down the provision. Step 2, explanation of scenario. The step 3, there should be a proper conclusion.
अब ICAP के जो सजेस्टेड आंसर है उसमें ये तीनों चीजें इस तरीके से फॉलो नहीं होती, किसी में वो लिंक करता है, किसी में लिंक नहीं करता, किसी में प्रोविजन बताता है, किसी में नहीं बताता। तो आपने उनको देख के परेशान नहीं होना, बेसिकली आप उनको बस एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करें, और आपने अपने सोल्यूशन खुद बनाने हैं, जस्ट कंपेयर कर लें उसके साथ। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपने लिख दी हो और वहां पे ना हो, और क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपने ना लिखी हो और वहां पे मौजूद हो। तो आपने बस इसको इस अंदाज से लेके चलना है कि इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, जो भी सवाल हो इन 3 पे पूरा उतारेंगे तो आपके पास चांसेस ज्यादा हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंच सकें। क्या ये चीजें सबको क्लियर है? ये बहुत जरूरी सर है। ये जो आपने टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में बताया है सर, तो टाइप 2 में भी सिनेरियो होगा और टाइप 3 में भी सिनेरियो होगा? जी जी जी। उसमें क्रैमिंग के क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सर उसमें भी प्रोविजन? नहीं नहीं, जो क्रैमिंग का सवाल है उसमें तो कुछ सिनेरियो है ही नहीं, उसमें तो आपने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना। जो क्रैमिंग के सवाल है वो ये कहेंगे कि सर सब बताएं एसेंशियल्स कौन कौन से, बताएं डेफिनेशन क्या है इस चीज की, वो बस आपने टू द पॉइंट जो चीज याद की हुई है वो उठा के लिख के आगे चल पड़ना, दैट्स इट। उस पे मजीद टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइप 2 और टाइप 3 सवालों में टाइम लगाने की जरूरत है। प्रोविजन लिखें, लिंक करें और बताएं आपकी क्या कंक्लूजन है इस चीज के बारे में। चाहे वो कंक्लूजन एक लाइन की क्यों ना हो, देकर आनी है, ताकि पता चले कि आप लॉ का पेपर देकर आ रहे हैं, ये BM का या ऑडिट का या कोई कम्युनिकेशन का पेपर नहीं है, कोई बिजनेस का पेपर नहीं है, ये लॉ का पेपर है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है। बीइंग अ कंसल्टेंट, आपको हम मानते हैं कंसल्टेंट, बीइंग अ कंसल्टेंट बताएं कि आपने क्या करना है। तो वो कंक्लूजन देना जरूरी है आपके लिए, ताकि एग्जामिनर शुड नो कि आपको वो चीज पता थी, आपको वो चीज पता है। तो ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। हम क्लास के अंदर सवालों को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एंगल्स आपको मैं बताऊंगा, मगर उसको लिखना वो आप लोगों ने है। लिख के डॉक्यूमेंट मुझे भेज दें, आई विल मार्क इट डाउन। डन? ओके जी, बात समझ आ गई? अब आए टुवर्ड्स क्वेश्चंस। इसका एक स्क्रीनशॉट पकड़ लें ताकि आपको हमेशा ये चीज याद रहे। स्क्रीनशॉट साथ ले लिया करें, ताकि वो चीज कभी फिर आपको अगर रिकॉल करनी हो तो आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकें। जी स्टार्ट करें अब फाइनली। ले जनाब, शुरू करते हैं। सर, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑटम 11 में आया। वो कहता है एक्सेप्टेंस को डिफाइन कर दें। क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस को डिफाइन कर दें और ये बता दें कब एक एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कब आया सवाल? ऑटम 11 में। 7 नंबर का सवाल है, सोच के बताइए, क्या ये एक सवाल है या ये 2 सवाल? सर दो हैं, पहले डिफाइन करना है उसके बाद एसेंशियल्स बताने हैं। तो अगर ये 7 नंबर के लिए पूछा गया तो मोस्ट प्रोबेबली
कोई 2 नंबर की डेफिनेशन होगी और कोई 5 नंबर के इसके क्या होंगे, एसेंशियल्स होंगे। तो आपको अगर याद हो, एक्सेप्टेंस की 5 ही बातें, एक्सेप्टेंस की 5 ही बातें थी, 5 इसके एसेंशियल्स थे। एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो, अवेयरनेस वाली बात, तो सारी कहानियां आपने इसमें लिख देनी है 5 नंबर के लिए, और इसको डिफाइन कर देना 2 नंबर के लिए। तो एग्जाम में क्या करेंगे, पहले डिफाइन कर दिया, 2 नंबर ले लिए, उसके बाद आपने हेडिंग डाली, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, डाल गई हेडिंग। उसके बाद आपने 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 करके लिख दिए, काम खत्म हो गया, 7 नंबर आपको मिल गए। तो ये बताइए, ये टाइप 1 सवाल है, टाइप 2 या टाइप 3? टाइप 1। ये टाइप 1 सवाल, दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। स्प्रिंग 12, what is the time limit after which a proposal cannot be revoked? एक प्रपोजल या एक ऑफर कब रिवोक नहीं हो सकती, किस टाइम लिमिट के बाद? 3 नंबर का सवाल है, टाइम लिमिट आपसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या बात थी, बिफोर एक्सेप्टेंस, सॉरी आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस ये रिवोक करना पॉसिबल नहीं है, और बताएं, और एक बात और लिखी हुई थी, टाइम लिमिट आफ्टर विच, after communication of acceptance. आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो वो जो इसी नाम से, इसी पॉइंट से किताब में एक हेडिंग है, तो वो हेडिंग आपने 3 नंबर के लिए लिख देनी है एज इट इज। अगेन ये भी मेरे पास एक टाइप 1 सवाल है, बिल्कुल सीधा साधा। फिर हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, कब और कैसे हम प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं? 4 नंबर के लिए क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या प्यारे बच्चों? सर ये इसको इस तरह से रिवोक कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट करके या रिजेक्ट करके, या फिर स्वैप ऑफ पार्टीज हो जाए तो काउंटर ऑफर के केस में ओरिजिनल जो पार्टीज ओरिजिनल ऑफर होती है वो खत्म हो जाती है प्रपोजल, और फोर्थ वन की अगर कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो भी ऑफर लैप्स हो जाती है। बेहतरीन। टेक्निकली क्या पूछना चाह रहा था, लैप्स ऑफ, तो लैप्स ऑफ ऑफर की 4 बातें अगर आप लिख देंगे 4 नंबरों के लिए, या मैक्सिमम अगर लिखना चाहें तो 5 बातें लिख दें 4 नंबरों के लिए, दैट वुड बी वेरी मच ओके। तो ये भी टाइप 1 सवाल है, टाइप 2 या टाइप 3 सवाल? ये भी टाइप 1 सवाल, ये भी क्या है, टाइप 1 सवाल। अच्छा मुझे बताइए, आपके पास जो क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है, उसमें जाके देखें ऑटम 22 में क्या सवाल आया हुआ है। आपके पास जो मैंने फाइल शेयर की हुई ना, वो ऑटम 22 तक की है। तो जरा मुझे बताइएगा ऑटम 22 का सवाल क्या था, पढ़े जरा वहां से। ऑटम 22 में आके आपने क्या सवाल पूछा था, जरा पढ़ के बताइएगा मुझे। Under the provision of Contract Act 1872, identify how and on what grounds a proposal stands revoked. Also describe the time frame after which a proposal cannot be revoked. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आके आपने स्प्रिंग 12 के 2 सवाल पकड़े हैं, उनको जोड़ा है और ऑटम 22 का एक सवाल बना दिया? क्या दोनों सवाल को जोड़ के ऑटम 22 का वो सवाल बनाया गया है ना? मजे की बात। तो आई कैप इस तरह भी करता है, पुराने सवाल पकड़ता है, थोड़ा बहुत अमेंड करता है, या 2 सवाल पकड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको जोड़ के रिसेंट एक सवाल निकाल देगा। पुराने वक्तों में अगर जोड़ता तो शायद 7 नंबर के लिए पूछता। इस दफा कितने मार्क्स के लिए पूछा था ऑटम 22 में मिला के? 5 marks. 5 मार्क्स के लिए। तो वो बच्चा जिसने पास्ट पेपर्स की अच्छी प्रैक्टिस की है, क्या ये 5 नंबर उसके लिए हासिल करना मुश्किल है? जो ये दोनों सवाल लिख के गया होगा, क्या उसके लिए उसको क्लियर करना मुश्किल है? डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नो।
इन 3 सवालों में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दीज 3 क्वेश्चंस? डन, आगे चलें, चलें आगे निकलते हैं। मजीद हमारे पास 3 सवाल आ गए। सबसे पहले करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, ऑटम 17, वो जो सबसे ऊपर आ रहा है। क्या मांग रहा है? लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कितने मार्क्स के लिए पूछ रहा है सर कितने मार्क्स के लिए पूछ रहा है सवाल? 4 नंबर के लिए। क्या पूछ रहा है? वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स बता दें। वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स बता दें। तो 4 नंबर के लिए कितनी बातें लिख सकते हैं नॉर्मली? 4। तो कोई से 4 बता दें, या अगर आप ज्यादा लिखने के मूड में हैं तो 5 बता दें। अगेन, अब ये वाला सवाल जो ऑटम 17 में आया, बेसिकली वो पिक, उसका आइडिया पिक कहां से हुआ? उसका आइडिया पिक यहां से किया, जो कि ऑटम 11 में उसने पूछा था कि बताएं कब कब एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है, कब कब एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है। तो यहाँ पे भी वही बात पूछ रहा है, एसेंशियल्स, और ऑटम 17 में जाके भी उसने 4 नंबरों के लिए क्या पूछा? एसेंशियल्स। गेम समझ आ रही है कि आईकैप पुराने सवालों को इस्तेमाल कर रहा होता है। आईकैप अपने पुराने क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा से पूछ सकता है, इसलिए पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा जरूरी है। अगर ये अच्छे से की होगी तो एग्जाम में आप फटाफट चीजों को लिख रहे हैं। अच्छा जी, मुराद और सनम की कहानी सुनते हैं। ऑटम 15 3 नंबर के लिए आइए। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹4 लाख। यहां तक मुझे बताइए, ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? ऑफरर कौन है? सर मुराद ऑफरर है और सनम ऑफरी। मुराद ऑफरर है और सनम बाजी जो है वो कौन है? ये बाजी ऑफरी। अच्छा, मुराद को क्या कंसिडरेशन मिलेगी? इतनी सी लाइन से मुझे बताइए, मुराद को क्या मिलेगा इन रिटर्न गाड़ी बेच के? उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? 4 लाख। 4 लाख। और सनम को क्या मिलेगा 4 लाख खर्च करके? सनम के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। गाड़ी। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इस बात में कोई एतराज? हमने कहा था कि हम अज्यूम करेंगे कि देयर इज अ लीगल बाइंडिंग। तो ऑफरर भी है, ऑफरी भी है, एक्सेप्ट भी हो गया है, कंसिडरेशन भी है, लीगल बाइंडिंग भी हो, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? क्या बन जाएगा मेरे पास? कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्ट कर लिया। अगली बात, एंड एनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ ₹1.5 लाख विद अ प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 62,500। ये वही बात होगी जो भी हम शुरू में कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस तो दे दी, मगर क्या किया? 1.5 लाख साथ भिजवा दिया और कहा कि बाकी मैं किस्तों में तुम्हें दे दूंगी 62,500 रुपए के हिसाब से। क्या ये किस्तों वाली शर्त ओरिजिनल ऑफर का पार्ट थी? नहीं सर, ये क्वालिफाइड काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस होगी ये। ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और क्या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस असल एक्सेप्टेंस होती है? नो सर। क्या मैं इस 62,500 को काउंटर ऑफर भी कह सकता हूं? जी सर। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? एक्सप्लेन वेदर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? बताइएगा। टाइप 1 सवाल है, टाइप 2 सवाल है, या टाइप 3 सवाल है? नहीं सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो समझ आती है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी टाइप का सवाल है? टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 2 का है। टाइप 2 का है? टाइप 3। टाइप टाइप 3 का 3 सवाल सर। हाँ आपसे सर। पूछा जा रहा है कि बताएं ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। तो ये क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये आपने ऊपर बता दी प्रोविजन। उसके बाद आपने इस सिनेरियो को आसान करके बता दिया कि इसमें हुआ क्या है, और एंड के ऊपर आपने अपनी कंक्लूजन दे दी कि कीपिंग इन माइंड द अबव प्रोविजंस, acceptance should be absolute and unconditional because Sanam has made a condition
या सनम हैज मेड अ काउंटर ऑफर या सनम हैज गिवन अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब तक ये लाइन आप लिख कर नहीं आएंगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी नहीं। ये बात लिखेंगे तब जाके कुछ हद तक अच्छे मार्क्स आपको नसीब होंगे। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? क्यों ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ऊपर आपने बता दिया जब आपने सिनेरियो को लिंक किया, और इससे ऊपर आपने क्या बता दिया? रेलेवेंट रेलेवेंट प्रोविजन। एम आई क्लियर ऑन दिस? ऑर्डर 15 का ये सवाल क्लियर हो गया सबको प्यारे बच्चों? जी मेरे बच्चों को ये सवाल क्लियर है? एक मजे की बात आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू अ थिंग। ये सवाल समझ आ गया ना? मुराद, सनम, 4 लाख और किस्तें। आई कैप ने एक दफा क्या किया, आई कैप ने कुछ यूं किया। स्प्रिंग बीस का सवाल पढ़िएगा, इसको रीड करें जरा 3 नंबरों के लिए। जी ये सवाल पढ़े। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। क्या कहना चाह रहा हूँ? सर ये भी पहले जैसा ही है, इसमें भी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। एग्जैक्टली सेम है। सर सेम सिचुएशन। नाम चेंज कर दिया है, गाड़ी की जगह पे फ्लैट कर दिया है, अमाउंट चेंज कर दिया है, और वहां पे उसने पोस्ट किया था, यहाँ पे उसने चेक भेज दिया। वहां पे ड्राफ्ट था, यहाँ पे चेक है। सिनेरियो भी सेम है, प्रोविजन भी सेम है। और अगर इस अटेम्प्ट वाले बच्चों ने सनम वाला सवाल अटेम्प्ट किया होता तो मुझे बताइए, क्या ये 3 नंबर हासिल करना कोई मुश्किल बात है? क्या यहाँ से 3 नंबर निकालना कोई मुश्किल चीज है या नहीं? इट इज लिटरली वेरी इजी। तो क्या अब हमें ये सवाल दोबारा से करने की जरूरत है? ये क्या ये सवाल दोबारा से करें? कोई जरूरत नहीं। वापस आते हैं पीछे, पीछे आते हैं वापस और सवाल देखते हैं। स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन नंबर 1 बी का पार्ट 2। ये सवाल जरा रीड कीजिए और मुझे बताइए इस सवाल में क्या हो रहा है। ये अहमद वाला, दिस वन। ये सवाल रीड करके बताइएगा इस सवाल में चल क्या कह रहा है। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड, डीएचए प्रॉपर्टी, मार्च, खत जा रहा है, खत आ रहा है, क्या हो रहा है सवाल? सुकून के साथ पढ़े सवाल, तसल्ली के साथ। जी इस सवाल में क्या हो रहा है? सर इस क्वेश्चन में है कि अहमद चाह रहा है कि वो परचेज करे आदिल की डीएचए प्रॉपर्टी। उसने उसे एक लेटर सेंड किया 1 मार्च 2019 को, और उसने बोला कि मैंने सुना है कि तुम अपनी डीएचए प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट। मैं इंटरेस्टेड हूँ। और इसकी प्राइस उसने नॉर्मली पूछा कि क्या हो सकती है। आदिल ने रिप्लाई किया हाईएस्ट प्राइस जो है ऑफर वो। कहूंगा? जी क्या मैं इतनी सी बात पूछने को ऑफर का नाम दे सकता हूँ? नो सर, तो ये क्या है? ये इन्फॉर्मेशन जस्ट उसने प्रोवाइड की है। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं जी इसको ऑफर नहीं कह सकता। आगे चलें। उसने आदिल रिप्लाइड 35 मिलियन। अहमद ने इस चीज पे रिप्लाई किया दैट आई एग्री टू बाय डीएचए प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। ये आदिल। मेरा एक सवाल, जब दूसरी पार्टी ने कहा कि ये कितने का घर है, 35 मिलियन। क्या ये एक ऑफर है?
उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जस्ट। इंफॉर्मेशन मांगने पे दूसरी पार्टी ने आपको इंफॉर्मेशन दी है, क्या यही हो रहा है? जी। क्या दोनों केसेस में अभी तक कोई ऑफर हो रही है? नो सर। अब आगे चलें। अहमद ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के रिप्लाई में ये बोला कि मैं एग्री करता हूँ तुम्हारी डीएचए प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए फॉर ₹36 मिलियन। रुक जाए, क्या ये ऑफर ये ऑफर है ये ऑफर तो ऑफर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अहमद की क्या तरफ से। ऑफरी कौन है? ऑफरी कौन है ऑफरी है आदिल। और ऑफरर कौन है? अहमद। और जो इससे ऊपर पूरी कहानी चल रही थी, ये सारी कहानी, इसको हम अगर एक नाम देना चाहें तो वो नाम क्या हो सकता है? अगर इस सारी कहानी को मैं एक वर्ड में समेटना चाहूं या इस येलो वाली बात से डिस्टिंग्विश करना चाहूं तो मैं किस नाम से इसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूं? सर वो तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन। जस्ट इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा था, तो क्या इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को हम इनविटेशन टू ऑफर कह सकते हैं? क्या इस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को, याद है ना इनविटेशन टू ऑफर, कॉलेज वालों ने ब्रोशर दिया कि आओ और आगे हमसे राब्ता करो। जब आप राब्ता करने आते हैं तो आपसे इंफॉर्मेशन का तबादला होता है। तो ऊपर वाली सारी कहानी क्या है? खत भेजा, इन्फो मांगी, इनविटेशन टू एन ऑफर। ठीक है। अब यहाँ पे अहमद ने रिप्लाई किया, आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। ये अभी तक की पहली ऑफर। अब आगे चलें, आगे क्या हो रहा है? आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग ₹38 मिलियन। अब थर्ड पर्सन आया है। ऑफर किया हामिद ने आदिल को कि मैं 38 मिलियन के लिए आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनकी वो ये है कि आदिल्स की लाइबिलिटी जो है अहमद की तरफ वो बताएं क्या अगर वो अपनी प्रॉपर्टी हामिद को सेल करना चाह रहा है। ये बताइए, क्या उस ऑफर के अगेंस्ट कभी कोई एक्सेप्टेंस हुई थी? अभी नहीं तो सर। evidence नहीं हुई। तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी बना था? नो नो। सर। तो उसने जो प्रॉपर्टी 38 मिलियन की बेच दी है, बीइंग एन ओनर, क्या वो इस पे हक बजानिब था? जी, क्योंकि यस वो सर। लाइबिलिटी है क्या ही नहीं कोई अभी लाइबिलिटी अहमद की है तरफ। या नहीं? तो क्या कोई अहम- लाइबिलिटी करती है या नहीं करती? अहमद की तरफ कोई लाइबिलिटी नहीं करती बिकॉज अभी अहमद की एक्सेप्ट कुछ भी तरफ नहीं हुआ। नहीं, अहमद की तरफ नहीं। आदिल क्या लायबल है अहमद को? नहीं आदिल कौन था? ऑफरर। क्या ऑफरर लायबल है अहमद को जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया? सर, आदिल ओफरी है। चले, आदिल, आदिल जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने जी बेचना है, जी। जिसने बेचना है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जब उसने पिछली पार्टी की ऑफर कबूल ही नहीं की, बीइंग एन ऑफरी, तो क्या वो लायबल है टुवर्ड्स नहीं अहमद? नहीं है, सिंपल सी बात है। तो लायबल क्यों नहीं है? बिकॉज उस ऑफर के अगेंस्ट कोई भी एक्सेप्टेंस, नहीं हुई थी। इसलिए ये भाई लायबल नहीं। नहीं है। तो 2 नंबर के लिए सारी बात लिख सकते हो आप लोग। जी। ये बात समझ आ गई? कोई सवाल इस सवाल में से? जी, इस सवाल में से कोई सवाल? असद भाई, सर ईमान, इसकी प्रोविजन क्या लिखेंगे इसकी? काउंटर ऑफर वाली, और सॉरी काउंटर। इनविटेशन टू ऑफर वाली। पहले आपने बताना है कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होती है। इट इज जस्ट फॉर टेकिंग इंफॉर्मेशन, और ये अपने अंदर कोई ऑफर नहीं होती, ये बात बता दी। फिर सिनेरियो को आपने साफ, आसान, सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करना है कि हुआ क्या है। और जो चीज हामिद ने, सॉरी अहमद ने रिप्लाई किया है, वो फर्स्ट टाइम ऑफर ओरिजिनेट हुई थी उसकी तरफ से, मगर दूसरी पार्टी ने कभी उसको कबूल नहीं किया। देयरफॉर नो कॉन्ट्रैक्ट एवर एग्जिस्टेड। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो क्या नाम है उसका, आदिल है, वो किसी भी तरह से लायबल नहीं है टू वर्ड्स, और वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरी पार्टी को महंगे दामों बेच सकता है, बिकॉज बिकॉज पहली पार्टी के साथ कभी भी एक्सेप्टेंस तक ये बात पहुंची ही नहीं थी।
ये बात लिख लेंगे, यहाँ तक ये बात लिख सकते हैं। जी, ये बात समझ आ गई, ये बात सवाल क्लियर हो गया। जी मेरे बच्चों को सवाल समझ आ गया। अहमद, आदिल, हामिद वाला सवाल क्लियर है? सब बताइएगा काइंडली, कोई कंफ्यूजन किसी तरह की अगर है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है जी, पीछे आते हैं। एक और सवाल हमने स्किप कर दिया था, वो देखते हैं। स्प्रिंग 16, Badr is the owner of मशहूर associate sent one of his employee आफ्ताब in search for a pet horse जो कि पिछले 5 दिनों से मिसिंग है। बदर ने एडवर्टाइज कर दिया कि जो कोई भी मेरा घोड़ा ढूंढ के लेकर आएगा, अखबार में उसने स्टार दे दिया, मैं उसको 20,000 रुपया दूंगा। आफ्ताब जो कि पहले से ही सर्च पर निकल चुका था, वो इस न्यूज़पेपर वाली ऑफर से अवेयर नहीं था और उसने वो घोड़ा ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंटली बाद में उसको पता चला कि इस पे इनाम भी आ चुका था। पहला सवाल, ये किस तरह की ऑफर है? क्या ये जनरल ऑफर है या ये स्पेसिफिक ऑफर है? ये बताइए सबसे। जनरल ऑफर। ये जनरल है, ये आम आवाम के लिए थी। ऑल्सो स्टेट, क्या आफ्ताब क्लेम कर सकता है वो रिवॉर्ड या नहीं? नहीं कर सकता, बिकॉज एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। तो क्या ये भाई अवेयर थे उस टाइम पे? नहीं थे। ये भाई अवेयर नहीं थे। इनको बाद में पता चला कि भाई इसके ऊपर इनाम भी आ गया। तो चूंकि बाद में इनको अवेयरनेस आई है और उससे पहले वो घोड़ा डिलीवर कर चुके हैं ढूंढ के, तो ये क्लेम नहीं कर सकते। ये क्लेम नहीं कर सकते। लॉ की प्रोविजन कौन सी हिट हो रही है? एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में से अवेयरनेस वाला पॉइंट, कम्युनिकेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आप लगाएंगे, फिर सिनेरियो बताएंगे और एंड में लिखेंगे कि क्यों ये क्लेम नहीं कर सकता। बिकॉज जिस टाइम पे उसने घोड़ा रिटर्न किया, उस टाइम पे ये भाई अवेयर नहीं थे। लिख लेंगे जी, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक कोई बहुत मुश्किल सवाल आया? कोई बहुत टेढ़ा सवाल आया अभी तक? कोई सवाल देखो बहुत मुश्किल हो? नहीं। अच्छा, ये सवाल अब जेहन में है आपके? बदर, एम्प्लॉय, घोड़ा। आई कैब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक सवाल आपको दिखाता हूँ रिसेंट जो आया। ऑटम 20 में आई कैब ने क्या पूछा, जरा ये सवाल पढ़िएगा। ऑटम 20 का ये सवाल रीड करें। ये सवाल क्या कह रहा है? सर ये भी वैसे ही सवाल है कि उनका बच्चा खो गया है सलमान का, तो महमूद जो है वो उन्हें ढूंढने के लिए निकले हैं, लेकिन बाद में एडवर्टाइज किया गया है कि उनको जो भी ढूंढ कर लाएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो ये बस उसने घोड़े को बेटे से रिप्लेस कर दिया और पैसे थोड़े से शायद बढ़ा दिए या कम कर दिए। अगेन आई कैब ने अपने पुराने सवाल को 2 नंबर के लिए रिपीट किया। तो यस, आई कैब के पास ये टेंडेंसी है कि वो अपने सवालों को रिपीट करता है। ये सवाल क्लियर है? इससे ऊपर क्या है? लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये सवाल हम तीसरी दफा देख रहे हैं और अगेन ये सवाल 4 नंबरों के लिए पूछा। तो क्या ये 4 नंबर हासिल करना मेरे लिए मुश्किल है? जी, ये 4 नंबर हासिल करना क्या मेरे लिए मुश्किल है या नहीं है? आसान है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। सर ये जो फर्स्ट लाइन में है वॉलंटियर्ड, इसका मतलब है खुद ब खुद। वॉलंटियर्ड कहते हैं कि उसने आ, खुद से पेशकश की कि मैं ढूंढ के आता हूँ, यानी कि उसने कबूल कर ली ना और वो ढूंढने चल पड़ा। अच्छा जी, हमारे पास एक सवाल ये रह गया सलीम गाजी वाला, ये एंड पे करेंगे। ये तीनों सवाल देख लिया हम लोगों ने।
ये तीनों सवाल हम लोगों ने देख लिए। तो अब हमारे पास सवाल कौन से बच चुके हैं पिछले पेज पे जी। ये सवाल पढ़े, स्प्रिंग बाइस का सवाल है, 3 नंबर के लिए आया था और ऑटम बाइस मैंने आपको बता दिया। तो स्प्रिंग बाइस का ये सवाल पढ़े, उसके बाद हम सलीम और गाजी वाले सवाल के ऊपर बात है। ये पढ़ के बताइएगा इस सवाल में क्या करेंगे आप। देखिए मैं कुछ नहीं बता रहा, मजे की बात है कि सवाल आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं। इट शोज कि आपकी तैयारी माशाल्लाह अच्छी जा रही है। मैंने जैसे आपको ट्रैक पे डाल दिया, अब आप लोग खुद से चल रहे हैं और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, जहां पे गिरेंगे वहां पे सवाल लूंगा जी। ब्रोमीन ट्रेडर्स क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या है ये सवाल, क्या डिस्कस करने जा रहा है ये सवाल? सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो है हमारा ऑफर जो है वो एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और इसके अंदर जो है वो ऑफर एब्सोल्यूट नहीं है, वहाँ पे चॉइस आ गई है कि या तो 10% का डिस्काउंट हो या 15% का डिस्काउंट। एग्जैक्टली ये अनसर्टन है। अनसर्टन, एब्सोल्यूट नहीं है, डेफिनेट नहीं, प्राइस तय नहीं हुई। ये ऐसा ही है कि यार लिबर्टी जाना चलोगे जी सर, बैठे यार पैसे सर जाकर देख लेंगे, जब पहुंचे सर 1000 रुपया दे दें। वो यार 1000 रुपया, 500 वाला काम 1000 रुपये में, तो फिर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये वही चीज है। हैफनियम ने हैफनियम लिमिटेड अ न्यू कस्टमर अप्रोच्ड बीटी कि उसने 5 टीवी सेट्स परचेज करने थे। बीटी ने एग्री कर लिया और कहा गया डिस्काउंट मिल जाएगी यहाँ 10% या 15% ऑन रिटेल प्राइस टू बी फाइनलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मगर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी से पहले बनेगा तो डिलीवरी होगी ना। अपॉन डिलीवरी एचएल डिमांडेड अ डिस्काउंट ऑफ 15%, जिसपे उसने कहा कि सॉरी, क्या एचएल होल्ड कर सकता है बीटी को फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो, बिकॉज बिकॉज व्हाट, क्योंकि बिकॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एक्सेप्टेंस थी नहीं, ये वैलिड एक्सेप्टेंस थी नहीं। तो दूसरी पार्टी ने किसी भी तरह की कोई ब्रीच नहीं की। ब्रीच कहते हैं धोखा देना, बैकआउट कर देना। ब्रीच के ऊपर हम लोगों ने तसल्ली के साथ चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करना। तो ये सवाल सबको क्लियर है स्प्रिंग बाइस का? अच्छा, ऑटो बाइस का सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे 2 सवाल आए के अपने मिला के पूछे हैं। तो हमारे पास एक सवाल रह गया है, दैट इज सलीम और गाजी। जरा ये सवाल पहले पढ़ लें, तो उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी, सलीम और गाजी वाला सवाल तसल्ली से पढ़ें। ये सवाल वाहिद है जो कि अभी तक आए कि आपने पोस्टल रूल से पूछा है। तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। दिस इज अ पोस्टल रूल क्वेश्चन। ये सवाल देखें, जी सर। पढ़ लिए? जी। हम एक काम करते हैं, हम इस सवाल के लिए एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं और उस पर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, और इस व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं ताकि सवाल हमारे सामने रहे। सर 3 सितंबर को क्या हो रहा है? ऑफर। सलीम नहीं, सेकंड, एक सेकंड, अभी जज्बाती नहीं हुआ। सलीम ने लेटर भेजा है गाजी को, कब भेजा? 3 सितंबर पे। क्या आपको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? क्या सबको व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? जी सर। ठीक है। 3 सितंबर को सलीम भाई ने खत भेजा ऑफर का, जो कि गाजी को कब रिसीव हो रहा है? 5 सितंबर को। गाजी को वो कब रिसीव हुआ? 5 सितंबर को। मुझे ये बताइए, अगर ये खत भेजा हो 3 तारीख पे, पहुंचे 5 तारीख पे, तो ऑफर की कम्युनिकेशन 3 को हुई या 5 को हुई?
5 मेरा 5 को। क्या 5 को जो ऑफर कम्युनिकेट हो रही है एक पार्टी के लिए हो रही है या दोनों पार्टी के लिए हो रही है? जो ऑफर की कम्युनिकेशन है दोनों पार्टीज के लिए सेम डेट पे होती है, और वो सेम डेट क्या है? 5 सितंबर। 5 सितंबर। तो सर 5 सितंबर को हम ये कहते हैं कि ये ऑफर कम्युनिकेट हो गई है, गाजी के लिए भी और सलीम के लिए भी। 6 सितंबर पे गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। द लेटर रीचेज सलीम ऑन 8 सितंबर। अब मुझे बताइए एक्सेप्टेंस कब हो रही है, किसके लिए, किस दिन हो रही है? गाजी सर पोस्ट 6 क्या है? सुने, सर गाजी गाजी ने 6 सितंबर को लेटर पोस्ट किया है तो उन्होंने सलीम को बाउंड कर दिया है। और ठीक है, सलीम ने जब 8 सितंबर को दोबारा से एक्सेप्टेंस का लेटर उनको उनको लिखा लेटर, तो उन्होंने गाजी को बाउंड कर दिया। इनका लिखा नहीं क्रॉस उनको, एक्सचेंज हो जाएगा। लिखा नहीं उनको, रिसीव। द लेटर रीच्ड सलीम ऑन 8 सितंबर। जब सलीम के हाथ में खत आ गया, तो खत जिसके हाथ में है वो बाउंड नहीं होता, दूसरी पार्टी बाउंड होती है। तो खत किसके हाथ में है? सलीम के हाथ में। तो बाउंड कौन होगा? गाजी। बाउंड कौन होगा? गाजी। और जो शख्स पोस्ट करके आ गया उस टाइम में बाउंड कौन हुआ? सलीम। तो सलीम के लिए मुझे डेट बताएं, 6 है या 8 है? सर सलीम के लिए 6 है और गाजी के लिए 8 है। सलीम के लिए 6 है और गाजी के लिए क्या है? 8। और ऊपर ऑफर की डेट क्या थी? 5। क्या यहां तक ये सवाल क्लियर है आपको? यहां तक बात समझ आ गई है? क्या यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? जी, क्या यहां तक के तमाम कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं? आगे चलें। अच्छा, आगे सुनिएगा। सलीम रोड अ लेटर ऑफ रेवोकेशन, किस चीज का? ऑफर का। और पोस्ट कर दिया गाजी को ऑन 5 सितंबर, जो कि मिला 7 सितंबर पे। गाजी मुझे बताइए कब बाउंड हो चुका है? सर गाजी जो है वो 8 को बाउंड हो रहे हैं, लेकिन रेवोकेशन का उनको 7 सितंबर को पहले मिल गया खत, तो ऑफर रिवोक्ड। अगर पहले मिल जाए तो ऑफर वो की जा सकती है। अगर पहले मिल जाए तो क्या ऑफर वो की जा सकती है? आपने जी मुझे ना, सर। मुझे ये लिखवाया गलत है। सलीम 8 पे बाउंड हो रहा है, गाजी 6 पे बाउंड हो रहा है। गाजी पोस्टेड द लेटर। गाजी लेटर पोस्ट करके आया तो कौन बाउंड हुआ? सलीम। किस डेट पे बाउंड हुआ? 6 पे। और जब सलीम को मिला तो कौन बाउंड हुआ? गाजी। कब? 8 तारीख को। ये बात समझ आ गई? सर सलीम 6 को और गाजी 8 को, ऐसे ही है। देखिए ना, गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम कब? 6 तारीख को। तो 6 तारीख को खत किसके हाथ में था? गाजी के हाथ में उन्होंने पोस्ट किया तो सलीम बाउंड हो गए। किस डेट पे? 6 सितंबर सर। और खत कब मिल रहा है सलीम को? 8 को सर। तो जब सलीम के हाथ में खत आ गया तो बाउंड कौन हुआ? गाजी किस डेट पे बाउंड हुआ? 8 को। अब अगर रेवोकेशन का खत मिल रहा है गाजी को 7 तारीख पे और एक्सेप्टेंस होनी है 8 पे, तो क्या ये उससे पहले पहले मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सर पहले मिल रहा है। और अगर उससे पहले मिल जाए तो क्या ये रिवोक किया जा सकता है? जी सर। That's it, ये सवाल। और क्या इनके दरमियान कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? जी हो गया था। तो अब आपने ये सवाल लिख के करना है। कर लेंगे? क्या ये सवाल लिख के किया जा सकता है प्यारे बच्चों? कर देंगे? हेलो, ये सवाल लिख के कर लेंगे? जी सर। जी सर।
तो एक ये सवाल लिख के करना है, नोट कर लें, दिस वन यू हैव टू राइट। इसके अलावा ये सवाल लिख के कीजिएगा, बदर वाला, यहाँ से ये जो ऑटम 22 का सवाल था वो लिख के करना है। तो ये 3-4 सवाल हैं जो कि अगर आप लिख के कर लेंगे, और ये एसेंशियल्स ऑफ बैलेट एक्सेप्टेंस, तो मैं समझूंगा कि चीजें मैक्सिमम आप तक डिलीवर हो चुकी हैं चैप्टर नंबर 2। सर ऑटम 22 वाला कौन सा था, वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक दफा। 22 वाला ये दोनों मिला के उसने पूछा है, ये दोनों मिला के उसने 5 नंबर के लिए टेस्ट किया। ठीक है जी, ठीक हो गया, डन। एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? ठीक है जी, कल मुलाकात करते हैं चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।